This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्स न्यूज़ के प्रोग्राम मक्स स्पेशल में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आसिफ अब्बास। सन 2019 से एक बीमारी, एक वबा, कोरोना, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में रखा है और इस अब तक कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सक रहा कि इससे कितनी तबाहकारी होगी। इस सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है जिनकी ग्रां कदर खिदमात हैं कोरोना के दौरान, माहिर इमराज सीना, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान, डॉक्टर हमायूं गुलाम मुर्तज़ा साहब। सर, हम आपको अपने स्टूडियो में खुश आमदेद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, अभी मेरा नहीं ख्याल कोई मोहल्ला या कोई ऐसा दफ्तर है जहाँ कोरोना का मरीज़ ना हो, पॉजिटिव ना हुआ हो, लेकिन अब भी हमारी बहुत सी आबादी ऐसी है जो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि कोरोना नाम की कोई वबा है या कोई बीमारी है। सर, इस बारे में हमें आपकी राय चाहिए। सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि अभी भी हमारे बहुत से पाकिस्तानी बहन भाई, ख़ास तौर पे रिमोट एरियाज़ में रहने वाले या जो कुछ लोग फिक्स्ड आइडियाज़ के साथ हैं, वो ये समझते हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि ये सर आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप जो है हमारे साथ मिलके हमारा हाथ बटाएं और लोगों तक इसकी अवेयरनेस पहुंचाएं। उसमें एक तरीका ये हो सकता है कि जिन फैमिलीज़ को या जिन लोगों को कोविड हुआ है उनके इंटरव्यू जो है मीडिया पे नशर किए जाएं, या जो कोरोना का वो मरीज़ जिसको दरमियाने दर्जे की अलामात या प्रॉब्लम्स हैं उसका डिज़ीज़ स्टेट के अंदर जो है कोई इंटरव्यू या उसका कोई पैगाम जो है वो दिया जाए। सीरियस पेशेंट का इसलिए नहीं कह रहा कि सीरियस पेशेंट डेफिनेटली सीरियस होता है और फिर उससे एक एग्नी और एक पेन जो है ना वो लोगों में फैलता है। तो ये एक तरीका हो सकता है। मैंने देखा है कि जो फैमिलीज़ कह रहे होते हैं कि कोरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं है, खुदा ना खास्ता अल्लाह कभी भी ना करे, जब उनकी फैमिली में किसी मेंबर को हो जाता है या कोई इस तरह की बात है तो फिर वो कोरोना के अगेंस्ट जो है वो प्रीचिंग करते हैं कि कोरोना से बचें या उसकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसको लेने की वो बात करते हैं। बल्कि डॉक्टर साहब, मैं यहाँ जब शुरू में कोरोना आया और लोगों की अमवात हो रही थी तो यहाँ तक सुनने में आया कि गवर्नमेंट पैसे ले रही है लाशों के बदले। जी बिल्कुल ऐसे था कि ये कोई अज़ाब बेचते हैं, गवर्नमेंट पैसे ले रही है। फिर यहाँ तक भी बातें आई कि एक डेड बॉडी के इतने डॉलर मिलते हैं। पर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ और इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर है ये पूरी दुनिया में चलती हैं। और मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसमें मीडिया बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है और अब तक मीडिया कर भी रहा है। तो आज डॉक्टर साहब को हमने इसीलिए तकलीफ़ दी और हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं वो आए कि एक माहिर हमें राय मिल जाए कि ये जो एक अफवाह समझा जाता है, ये अफवाह नहीं, वाकई एक बीमारी है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं इस टाइम पाकिस्तान में मौजूदा कोरोना की क्या सूरत हाल है? मौजूदा मेरे ख़्याल में कोरोना की जो थर्ड वेव है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और कौम की हिम्मत से अब दम तोड़ रही है। नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो कम हो रहे हैं और हमारे यहाँ जो रिकवरी रेट है वो मैं समझता हूँ बाकी दुनिया से या बाकी जो हमारे ख़ित्ते के बाकी ममालिक हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है और इसके केसेस काफ़ी कम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये तीसरी लहर है, पहली लहर आई, दूसरी, ये तीसरी लहर ज़्यादा ख़तरनाक क्यों साबित हो रही है? ख़ास तौर पे इंडिया में हम देखते हैं और पाकिस्तान भी डरा हुआ है, ये ताकतवर होता जा रहा है वायरस ही। मेरा ख़्याल है वायरस शायद ताकतवर नहीं होता जा रहा। जैसे जितनी भी कोई वबाई अमराज हैं वक्त के साथ साथ जो ह्यूमन बॉडी है वो उनको कोप करने की मुनासिब और बेहतर सलाहियत में आ जाती है और इसी तरह जो वायरस है वो भी अपने आप को उस हिसाब से तैयार करता है कि
ह्यूमन बॉडी को या इंसानी जिस्म को या इंसान को जितना वो मैक्सिमम नुकसान पहुंचा सके। शायद इसकी जो वजह है वो ये है कि इस दफ़ा जो नंबर ऑफ़ केसेस जिन लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ वो बहुत ज़्यादा थे। जब नंबर ऑफ़ केसेस जो कोरोना से इन्फेक्ट हुए वो बहुत ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली उसमें जो सीरियस केसेस की तादाद है वो भी ज़्यादा होगी। तो एक सिंगल टाइम में अगर सीरियस केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसको एडवांस मेडिकल हेल्प की या क्रिटिकल केयर या आईसीयू वगैरह की ज़रूरत हो, तो डेफिनेटली किसी भी मुल्क का जो हेल्थ सिस्टम है वो इस तरह उसको कोप नहीं कर सकता। और बेसिकली जो लॉकडाउन या इस तरह की प्रिवेंटिव मेजर्स या चीज़ें ली जा रही होती हैं वो भी इसलिए ली जा रही होती हैं कि जो डिज़ीज़ का स्प्रेड है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके और किसी भी गिवन टाइम पे जो क्रिटिकल केसेस या सीरियस पेशेंट्स की जो तादाद है वो हमारे जो मुल्क है उसकी कैपेसिटी से ना बढ़े। जब इस तरह के सीरियस पेशेंट की तादाद किसी मुल्क की कैपेसिटी टू हैंडल सीरियस पेशेंट से बढ़ती है तो फिर इस तरह के क्राइसिस और इस तरह का जो है वो प्रॉब्लम पैदा होते हैं। डॉक्टर आपने जिक्र भी किया कि पाकिस्तान में सूरत हाल, बल्कि थोड़ा हमारे नाजरीन की तसल्ली के लिए, क्योंकि जो ख़ास तौर पे हमारे हमसाया मुल्क से ख़बरें आ रही हैं, इंडिया से या यूरोपियन कंट्रीज़ से ममालिक हैं, तो हम अगर मुआवजना करते हैं तो आया कि हम किस मकाम पे खड़े हैं, किस स्टेज पे हैं, आया कि उनसे पीछे हैं या आगे हैं बीमारी में, या उनकी जो हमारी इलाज किया जा रहा है या शरह अमवात है उसमें हम किस जगह पे हैं? मेरा ख़्याल है इलाज और शरह अमवात के लिहाज से तो हम मतलब इलाज तो आलमोस्ट पूरी दुनिया में सिमिलर ही है। शरह अमवात जो है हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो ममालिक हैं उनकी निस्बत काफ़ी कम है। और जहाँ तक नंबर ऑफ़ केसेस की तादाद है, आपने पर्टिकुलरली हमारे हमसाया मुल्क के बारे में बात की, तो शायद नंबर ऑफ़ केसेस जो है अगर मैं पर 100,000 नंबर ऑफ़ केसेस की बात करूं तो वो भी हमारे हमसाया मुल्क से बहुत कम है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब वैक्सीन का अमल जारी है। अगर कोई एक आदमी है जो मरीज़ रहा है कोरोना का, अब वो ठीक हो गया है, क्या उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो वैक्सीन लगवाए? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन जो है वो वैक्सीनेशन की कुछ अब्सोल्यूट जो है कंट्राइंडिकेशन है, ममानियत हैं। उसके अलावा जो है वैक्सीनेशन हर बंदे को करानी चाहिए, ख़ा उसको कोविड पास्ट में हुआ है या नहीं हुआ। डेफिनेटली जब वो कोविड से रिकवर हो जाएगा उसके बाद वो वैक्सीनेशन उसे करानी चाहिए, लेकिन करवानी हर इंडिविजुअल को चाहिए। हर इंडिविजुअल से मेरी मुराद ये है कि वो लोग जिनकी उम्र जो है 18 साल या उससे ज़्यादा है उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। और सर इसमें थोड़ी सी हमें आपकी माहिराना राय ये चाहिए कि एक मरीज़ जब ठीक हो गया तो कितने अरसे बाद वो वैक्सीन कराए? उसमें इस तरह है कि कोई भी पेशेंट है अगर उसका कोविड अनइवेंटफुल गया है, यानी कोई बहुत सारा वो सीरियस नहीं हुआ, ऑक्सीजन पे नहीं गया, हॉस्पिटल एडमिशन नहीं हुआ, वो घर पे मैनेज हुआ है या उसमें कोई अलामत नहीं थी, वैसे ही उसने जाके कोविड टेस्ट कराया कोई एयर ट्रैवल के लिए किसी तकरीब में जाने के लिए और उसका पॉजिटिव आ गया, तो जिस दिन उसको फर्स्ट सिम्टम आई है उसके विदिन 1 मंथ जो है वो कोविड की वैक्सीनेशन करा सकता है। और जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ है, ऑक्सीजन पे रहा है, वो जब मुकम्मल तौर पे रिकवर ना हो जाए, जिसकी रिकवरी में आलमोस्ट मुख्तलिफ ड्यूरेशन है लेकिन 1 मंथ या इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसको जब वो मुकम्मल तौर पे रिकवर हो जाए उस वक्त वैक्सीनेशन। यानी आपका, बल्कि मेरा अगला सवाल भी यही था, आपने इसी में ही कि एक अगर कोई कोरोना किसी को होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में वो रिकवर कर जाता है, और कम से कम कितना अरसा हो सकता है कि वो अपनी सेहतयाब हो जाए और कोरोना नेगेटिव हो जाए? कोरोना जो नेगेटिव की बात है, बेसिकली ये जो कोविड पीसीआर का टेस्ट है जो हम मुंह से स्वाब लेके या नाक से स्वाब लेके करते हैं, इसकी जो सेंसिटिविटी है ये वैसे भी पूरी दुनिया में कम है। मतलब ओरल की अगर हम बात करें तो 35 to 40% है, और जो नाक में सैंपल लेके करते हैं उसकी जो सेंसिटिविटी है वो तकरीबन 60 to 70% के दरमियान है। तो
یہ ہم نے بڑا دیکھا ہے کہ پیشنٹ آ کے بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے کووڈ کا ٹیسٹ فلاں لیبارٹری سے کرایا، اور ہمارے پیشنٹ کو یا خود وہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ فرما رہا ہوتا ہے کہ مجھ میں کوئی علامت نہیں تھی، میں نے فلاں لیبارٹری سے ٹیسٹ کرایا تو وہ پازیٹیو تھا، اور اس کے بعد ایک اور لیبارٹری سے جا کے کرایا تو وہ نیگیٹو تھا۔ تو اس میں اس طرح سے ہو سکتا ہے، بیکاز اس ٹیسٹ کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ 100% تو نہیں ہے۔ ایک جب آپ نے لیبارٹری سے کرایا ہے اس وقت وہ آ گیا، اور دوسری سے کرایا ہے نہیں آیا، تو اس میں ہمیں پیشنٹ کی سمٹمز اور ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ وہ کب نیگیٹو ہو جاتا ہے، تو جو WHO کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جس دن آپ کو پہلی سمٹم آتی ہے، فرسٹ سمٹم سے 10ویں دن جو ہے آپ کووڈ کا انفیکشن دوسرے بندے کو ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے، یا آپ کووڈ سے بیمار ہیں اور آپ کی ساری علامات ختم ہو گئی ہیں، اس کے 3 دن بعد جو ہے آپ کووڈ انفیکشن کو ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے۔ اور جو WHO کی نئی گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق آپ نے ایک کو کووڈ ہوا ہے، آپ نے کووڈ کا ٹیسٹ کرایا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ لیا ہے، وہ ٹریٹمنٹ گھر میں بھی ہو سکتا ہے، ہاسپٹل میں بھی ہو سکتا ہے، تو دوبارہ اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کو کووڈ ہے یا نہیں ہے، کووڈ کا ٹیسٹ یا کووڈ PCR کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمپل اگر آپ ان ایونٹ فل رہے ہیں تو آپ 10ویں دن جو ہے اپنی آئسولیشن بریک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میں کوئی پرابلم رہا ہے، بخار ہے، کھانسی ہے، سانس ہے، اور اس کے بعد آپ ٹھیک ہوئے ہیں، تو جس دن آپ ٹھیک ہوئے ہیں، بخار اور اس طرح کی علامات سے باہر نکلیں، ہلکی پھلکی کھانسی تو ظاہر ہو سکتی ہے، آپ بخار اور جو شدید علامات ہیں اس سے باہر نکلیں، اس کے 3 دن کے بعد جو ہے آپ وائرس ٹرانسمٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسی کیا احتیاطی تدابیر ہیں کہ ایک آدمی محفوظ رہ سکتا ہے جو اپنی طرف سے کرے، تو کیا آپ کی رائے ہے، کیا ہونی چاہیے؟ اس میں بھی احتیاطی تدابیر وہی ہیں جو باقی ساری جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں یا جو اچھوت کی بیماریاں جنہیں ہم کہتے ہیں، وائرس سے بچنے کی بھی وہی ہیں کہ ہم اپنا ہینڈ ہائیجین کا خیال رکھیں، سوشل گیدرنگ کو اوائڈ کریں، اگر لا محالہ کسی رش والی جگہ پہ آپ کا جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو پھر پریونٹیو میئرز وہاں ماسک پہن کے جائیں، ہاتھ ملانے، گلے ملنے اور اس طرح کے جو کام ہیں اس کو اوائڈ کریں، یہ میئرز ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے آپ اپنا نارمل یوزول کھانا جو کھاتے ہیں وہی کھائیں، اپنی نیند بہتر رکھیں۔ آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، لائک آپ کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، گردے کے جگر کے معاملات ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز ہیں، تو وہ جو چیزیں یا جو آپ کی بیماری ہے اس کو مناسب حد تک مناسب میڈیسن سے کنٹرول کریں۔ تو اس طرح جو ہے آپ انفیکشن سے بھی بچ سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کو انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس سے آپ بآسانی نکل بھی سکتے ہیں کمپلیکیشن کے بغیر۔ بلکہ اس میں یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا، خاص طور پہ کرونا میں احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ویکسینیشن کا عمل شروع ہو گیا ہے، اور اب تو تقریباً ہر پاکستانی شہری یعنی کہ جو 18 سال سے اوپر تک کو ہے کہ انہوں نے کہا جی ویکسین لگایا جائے گا، لیکن ابھی تک بڑے شکوک و شبہات ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں ویکسین لگوا کے ہیں اور بھی مقناطیس چپک رہا ہے مجھے، لیکن اب بھی ہمارے اپنے دوست ہیں ایسے کئی جنہوں نے کہا کہ بالکل یاری ویکسین نہ لگوانا، یہ جانوروں کے خون سے بنی ہے، آگے والی نسلوں میں عجیب و غریب ہوں گی، ان کے بال ہوں گے، تو اس کے بارے میں سر آپ؟ جہاں تک میری انفارمیشن ہے یہ بات حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، اور میں نے ویکسینیشن کرائی ہوئی ہے، آپ ابھی مقناطیس منگوائیں میں لگا کے دیکھ لیتا ہوں، تو میرا نہیں خیال، ویسے میں نے ایک دفعہ مقناطیس لگا کے دیکھا بھی ہے تو ایسا کچھ ہوا نہیں ہے مجھے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہاں یہ میرے خیال میں کوئی شعبدہ بازی ہے، لوگوں کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش ہے، اور میرے خیال ہے ایوری سنگل انڈیویجول جس کا ویکسینیشن میں نام آ رہا ہے یا جو اس ایج گروپ میں فال کر رہا ہے جس میں گورنمنٹ انسٹرکشن دے رہی ہے، ہمیں جانی چاہیے اور ویکسینیشن کرانا چاہیے، اور ہمیں ویکسینیشن کو
कोविड वैक्सीनेशन को एट दिस मोमेंट मेरे ख्याल में एक कौमी फरीज़ा समझना चाहिए। अच्छा, इसी से सर एक जुड़ा हुआ सवाल है। पिछले दिनों से कुछ दिनों से एक ख़बर बड़ी गर्दिश कर रही है। फ्रांसीसी माहिर हैं कोई, उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीन लगवा रहा है वो 2 साल के अंदर फौत हो जाएगा। तो इसमें कितनी सदाकत है? मैं इसको हकीकत से बहुत दूर समझता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई जो है बात है। ये ऐसे कंस्पिरेसी थ्योरीज़, लोग फेम गेन करने के लिए, पैनिक क्रिएट करने के लिए इस तरह की बातचीत जो है वो करते रहते हैं। इसका हकीकत से मुझे कोई ताल्लुक़ नहीं लगता। यानी ऐसी अफवाहों पे हमें कान नहीं धरना चाहिए। हाँ, उन्होंने जो इसकी फेवर में बातें की हैं कि एंटीबॉडीज़ का लेवल जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा और उससे इस तरह के प्रॉब्लम होंगे, तो हम कोविड के माहौल में रह रहे हैं। कोविड की बार बार इन्फेक्शन होने से भी तो हमारा एंटीबॉडीज़ लेवल बढ़ सकता है और उससे इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। तो मेरा ख्याल है इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। डॉक्टर साहब, आपके आने से बल्कि हमारे नाजरीन के भी शकूक व शुबात दूर हुए हैं, कि मेरे अपने भी दूर हुए हैं, और मैं भी पहली तरजीह पे जाके वैक्सीन करवाऊँगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने टाइम निकाला और हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली, और हमारे नाजरीन को भी इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल होगा। आखिर में कोई आप हमारे नाजरीन को कोरोना के हवाले से पैगाम देना चाहें? बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगा जो हमारा एक कौमी पैगाम है कि हमें सोशल गैदरिंग को अवॉइड करना चाहिए, हैंड हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, प्रायोरिटी बेसिस पे जाके वैक्सीनेशन करानी चाहिए। एज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, मोहब्बतों को फ़रोग़ देना चाहिए और नफ़रतों को दफन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त सर। आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ ही नाजरीन, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये हमारा कौमी फरीज़ा है कि हम अपना वैक्सीनेशन करवाएं और इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ें। यही एक तरीका है कि हम इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। बोले 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 दिल बोले शमा। कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने। शमा की हो महफिल, रौनक बने पीछे बिल। बोलने की बोलियां, साइकी की जुबान है शमा। अभी मम्मी का है ये दुआ, बोलने की बोलियां, साइकी की जुबान है शमा। तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। रोज शमा की हो महफिल, की जुबान है शमा। ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति, बोले दिल की बोली।
ਦੇ, ਪੈਸੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਫਰਸ਼, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੀਬੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਵਿਜ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇਵੇਂ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਹੋ ਸੀ। ਮਾਸੀ ਵਿਜ਼ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਵਿਜ਼ ਆਇਆ ਦਾਗ ਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਸਿਹਤ ਸਫਾਈ ਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਗਿਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਫਾਈ ਨਿਸ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਵੱਲ ਡਿੱਠੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਆਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ। ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਾਇਕੀ ਜੋ ਕੀਆ। Whiz Wash, House of Cleaning Products. ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ? ਪਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ? 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ। ਇਓ ਨਵਾਂ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਬਾਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਕਰੇ ਸੋ? ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 5000 ਮੈਂ ਦੇਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 5000 ਗਿਣ ਆਇਓ। ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ हैं? ਵਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਫਾਈ। ਫਖਰ ਨਾਲ ਗਿਣੋ, ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। Whiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ, ਵਿਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਘਿਨਣਾ। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਨਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ। ਨਿਸ ਈਮਾਨ ਸਫਾਈ ਹੀ ਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਰगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। ਵਿਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਹਿਣੀ। Whiz Wash, House of Cleaning Products.